IVM। साल 1998 में बॉलीवुड में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा थे और इस फिल्म को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। इस फिल्म के बहुत ज्यादा चर्चे हुए। और क्रिकेट के मैदान की अगर हम बात करें और साउथहैम्पटन की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ नजर आए। और यहाँ पर मजे की बात ये थी, गाने को उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा, कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। यानी कि हम बात यहाँ पर विराट कोहली और कायले जेमिसन की कर रहे हैं। और जिस तरह से बड़े मियाँ ने यहाँ पर गेंदबाजी की, छोटे मियाँ चारों खाने चित होते नजर आए। आज खेल नीति पर आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या लंबे कद के गेंदबाज छोटे कद के बल्लेबाजों पर भारी पड़ते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब बड़े मियाँ यानी कि जो लंबे कद के तेज गेंदबाज है उनके हाथ में रेड चेरी आई यानी कि लाल बॉल आई, तो उन्होंने अपना इम्पैक्ट किस तरह से छोटे मियाँ पर डाला है, यानी छोटे कद के बल्लेबाजों पर डाला है। इसी विषय पे बातचीत करेंगे, क्योंकि साउथहैम्पटन एक बड़ा एग्जांपल है जहां पर विराट कोहली दोनों पारियों में कायले जेमिसन का शिकार हुए। और ये चर्चा एक बार फिर से आकर सामने खड़ी हो गई कि जब लंबे कद के तेज गेंदबाज गेंद को आगे पिच करने की क्षमता रखते हैं और दोनों तरफ मूव कराते हैं, तो फिर बल्लेबाजों के लिए कुछ नहीं बचता। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ निखिल भाई है। और निखिल भाई, गाना तो आपने भी सुना होगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन उल्टा है, हम कर दें इस गाने को तो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह हो गया यहाँ पे। और जिस तरह की गेंदबाजी कायले जेमिसन ने की, वो बरबस याद दिला रहा था। अगर हम बहुत पीछे जाएं, जिस तरह से जोएल गार्नर और सनी भाई के बीच में अक्सर मुकाबला देखते थे, हालांकि वो मानते हैं कि एंडी रॉबर्ट्स उनके लिए सबसे मुश्किल गेंदबाज थे। फिर सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्रा के बीच में एक जबरदस्त संघर्ष हमने देखा। इस तरह से अगर हम इतिहास को खंगालते जाएं तो लंबे कद के तेज गेंदबाज बनाम छोटे कद के बल्लेबाज ज्यादातर मौकों पे गेंदबाज डोमिनेट करते नजर आए। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था साउथहैम्पटन में जो हमने देखा। अब निखिल भाई, पहले तो यही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं इसी से कि गाना तो फिट निकाला है मैंने कायले जेमिसन और विराट कोहली के लिए। देखिए, गाना खोजने में और कड़ी से कड़ी जोड़ने में आप माहिर है राजीव भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि बड़े मियाँ असरदार तब और खतरनाक अंदाज से हो जाते हैं जब गेंद शरारत करता है। क्योंकि साउथहैम्पटन का पिच, लंबे कद के गेंदबाज और उनका जब बॉल मूव करता है, क्योंकि लंबे कद का गेंदबाज का मतलब हो जाता है जो पॉइंट ऑफ रिलीज है गेंद का, वो इतना ऊंचा होता है तो अतिरिक्त उछाल मिलता है। अब सोने पे सुहागा ये है कि अतिरिक्त उछाल की वजह से अब गेंद जो गुड लेंथ एरिया है बैट्समैन के और करीब हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट बैट्समैन या जो कम कद के बल्लेबाज होते हैं वो सामने वाला पैर ज्यादा निकालते नहीं है, तो उनकी रीच उतनी होती नहीं है। और तेज गेंदबाज आगे डालता है और बॉल को मूव कराता है। बॉल को मूव कराने का मतलब है कि गेंद लेट मूव होता है, इसलिए असरदार होते हैं। और अगर गेंद मूव नहीं हो रहा होता तो यही छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हो जाते हैं। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज के हर तेज गेंदबाज की दमादम जम के पिटाई की है। सनी भाई को देख लीजिए, वेस्ट इंडीज में उनके घर में घुस के तेज गेंदबाजों को उन्होंने जी भर के पीटा है। तो वो गेंद शरारत भर जरूर करती नजर आए, तब जो है बड़े मियाँ सुभान अल्लाह होते हैं, असरदार होते हैं। लेकिन दाद देनी होगी राजीव भाई, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। दोनों छोर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बना के रखा और शरारती गेंदें डालते चले गए जो सांप की तरह कुछ ना कुछ हरकत कर रही थी। और अच्छी बात ये थी निखिल भाई कि हमने विराट कोहली का स्टांस देखा था। विराट कोहली ने जो चेंजेस किए थे, वो दांव ऐसा लग रहा उल्टा पड़ गया। कायले जेमिसन ने ज्यादा अच्छे तरीके से रीड किया था विराट को। अगर आप याद करें, जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग में उनको एक अंदर आती गेंद आउट किया, दूसरे में जब लगातार इन स्विंग डाल रहे थे फिर एक बाहर निकाली। ये क्रीज से आगे खड़े होने का जो एक एक्सपेरिमेंट विराट ने किया था, आपको लग रहा है वो उल्टा पड़ गया? स्विंग काउंटर करने गए थे और जिस तरह से एक्सपोज हुए, खासतौर से सेकंड इनिंग्स में, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कायले जेमिसन ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ आए थे विराट कोहली के अगेंस्ट, या विराट प्रिपेयर नहीं थे। वो सऊदी और ट्रेंट बोल्ट के लिए ज्यादा जहन में लेके चले थे और कायले जेमिसन महफिल लूट ले गए। राजीव भाई देखिए, प्रिपेयर तो आप जरूर रहते हैं, लेकिन एक गेंदबाज जो आपको तंग कर रहा है अपनी गेंदबाजी से, जो बॉल मूव करा रहा है, पिच होने के बाद दिशा बदल रही है,
तो एज अ बैट्समैन आप अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं, और विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है विश्व भर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो जिस तरीके से वो खेल रहे थे वो उस समय उतना असरदार साबित नहीं हुआ। और ये बैट और बॉल के बीच में लड़ाई जो है ना, ये बड़ी मजेदार रहती है, क्योंकि एक तेज गेंदबाज है जो अपनी लेंथ पकड़ के बॉल को मूव करा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए विराट कोहली जैसा बैट्समैन अपने कंफर्ट जोन से कुछ अलग कर रहा है। तो साफ पता चलता है कि वो उस समय दिक्कत में थे और उनको काउंटर अटैक कर रहे थे। पर एक ही गेंद चाहिए होती है एक बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो दाद देनी होगी काइल जेमिसन को किस तरीके से उन्होंने आउट किया। लेकिन साथ में जो आगे होके बढ़ के खेल रहे थे विराट कोहली, वो क्योंकि पिच का साइज छोटा हो जाता है तो बॉल मूव नहीं करता। बॉल मूव नहीं करेगा तो गति से इन बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं रहती, या उछाल से वो मूवमेंट आपको ज्यादा दिक्कत देती है, इसलिए वो आगे खड़े होके बल्लेबाजी कर रहे थे। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजकुमार जी आ गए, और हम राजकुमार जी चर्चा की शुरुआत हमने की थी 1998 की मूवी आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गोविंदा और अमिताभ बच्चन की मूवी थी। अब उसमें सतीश कौशिक का जो किरदार था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो काम सतीश कौशिक कर रहे थे। अब वो काम रवि शास्त्री तो नहीं कर पाए, लेकिन आपसे तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लगभग उसी तरह की शख्सियत है और उसी तरह का रोल आप विराट कोहली के लाइफ में प्ले करते हैं। ये चक्कर क्या है राजकुमार सर? कभी एंडरसन, कभी जेमिसन, ये साला गोरा सन्स है, ये गोरे सन्स का जो एक कैरेक्टर है, वो किस तरह से आप देखते हैं परेशान करता है विराट को? कभी एंडरसन, कभी जेमिसन। राजीव, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि टीम में 11 प्लेयर होते हैं, क्या हम सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंडेंट हैं? पहली इनिंग में एक इतनी जुझारू पारी उसने खेली, बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? मतलब हमें ये भी तो देखना है कि क्या एप्लीकेशन है बाकी प्लेयर्स का। सॉरी टू से, लेकिन विराट अपनी जिम्मेदारी जानता है। फेल हुआ है सेकंड इनिंग में तो वो ठीक है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है उसके खिलाफ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें क्या प्रिपरेशन थी भारतीय टीम की इस इतने बड़े मैच के लिए। अगर आईपीएल जल्दी नहीं खत्म हुआ होता तो भारतीय टीम शायद मुझे लगता है कि 70 पर आउट हो जाती वो, और 20 दिन बाद वहां पहुंचती। तो क्या प्लानिंग है, क्या प्रिपरेशन है इतने बड़े मैच के लिए? न्यूजीलैंड वहां पर 2 टेस्ट मैच खेल रहा है तो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इतने दिनों से वहां पर है। वहीं पर भारतीय टीम को एक प्रैक्टिस मैच भी नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऐसी टीम के लिए? ना तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि वो क्या प्रिपेयर करा रहे हैं हम अपनी टीम को इतने बड़े मैच के लिए। एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग कि आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत रहे हम लोग, लेकिन उस तरह के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए? जी, और ऐसा लग रहा है राजकुमार सर कि हमने तो कॉमेडी फिल्म से चर्चा शुरू की थी, आपने सीरियस फिल्म एकदम संजीव कुमार की आंधी फिल्म पे आप ले गए। और जिस तरह की आंधी आई है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट ना जीतना तो वाकई एक चिंता का सबब है। लेकिन हम विराट को यहाँ पे दोष नहीं दे रहे राजकुमार जी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि ये जो एंडरसन हो या जेमिसन हो, इस तरह के गेंदबाज जो विराट को तंग करते हैं, तब थोड़ा सा अलर्ट, एक तरह से कहा जाए खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से सेटअप किया उन्होंने दोनों पारियों में। पहले पारी में वो लगातार अंदर आती गेंदों पे परेशान करते रहे, फिर सडनली सेकंड इनिंग्स में जब विराट ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अंदर आती गेंदों पे के लिए वो अलर्ट है, तो उन्होंने सडनली बॉल को बाहर निकालना शुरू किया। अब ये प्रिपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे विराट को दोष नहीं दे रहे हम कि काइल जेमिसन ने ज्यादा बेहतर प्रिपेयर किया था। उन्होंने वीडियोस देखे थे 2014 के, जब एंडरसन ने उनको परेशान किया था विराट को। कैसे आप देखते हैं ये जो प्रिपरेशन थी, और जेमिसन ने जिस तरह से एक तरह से कहा जाए फोबिया क्रिएट कर दिया और कहने पे मजबूर कर दिया कि बड़े मियाँ वाकई सुभान अल्लाह है आप साउथहैम्पटन में। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी राजीव। अगर आप उन्होंने जैसे कहते हैं ना क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कि हिलने नहीं दिया बैट्समैन को, तो वो किया है उन्होंने। अपनी हाइट का शानदार इस्तेमाल किया, और जिस लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की वो बहुत ही लाजवाब था। और यही मैं कह रहा हूँ, ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रिपरेशन थी, वो न्यूजीलैंड की फार बेटर थी भारत से। भारत के बॉलर्स को अगर आप देखें, ना तो भारतीय फास्ट बॉलर ज्यादा स्विंग करा पाए, ना ही बहुत अच्छे एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी की। बुमराह बिल्कुल ऑफ कलर दिखे, शायद इंजरी के बाद अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम को ही ऐसा लग रहा था। और विराट की जहां तक बात है, उसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और जेमिसन ने, मैंने आपको एक बात शायद पहले भी बताई थी
कि राजकुमार सर, आपके लिए बड़ा खतरनाक सवाल आया है। हमारे साथ हमारे कुछ फैंस जुड़ते हैं और उनका कहना है कि एरोगेंस एरोगेंस जस्ट लाइक कोहली को आपके लिए कहा गया कि एरोगेंस है आपके अंदर। मैं बहुत 2 दिन से यही देख रहा हूँ। राइट, फैंस का कहना बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, एडमिट करता हूँ, भारत हारा है आईसीसी। नहीं तो आप ये भी हम लोग इतने एडमिट कर रहे हैं कि एरोगेंस आपके अंदर है। एरोगेंस नहीं है। मैं तो एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मेरा मतलब ये है, एरोगेंस नहीं है इसका मतलब। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, इस वजह से हम ये मैच हारे हैं। बहुत उम्मीदें थी भारतीय फैंस को, मुझे भी, सभी चाहते थे। मैंने भी प्लान किया था कि मैं जाके फाइनल देखूंगा, बहुत बड़ा मैच है, भारत ये मैच जीतेगा, हम सेलिब्रेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो सभी फैंस को बुरा लगता है, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन आप उन लोगों का सोचिए जो खुद हारे हैं ग्राउंड में, जी। तो सबसे ज्यादा दुख होता है प्लेयर्स को, जो खेलते हैं, इतने बड़े ओकेजन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो सबसे ज्यादा दुखी प्लेयर्स होते हैं या सपोर्ट स्टाफ होता है। तो कहीं ना कहीं सभी की इमोशंस इन्वॉल्व थी। और हाँ, भारत हारा है, एडमिट सब लोगों को करना है कि गलतियां हुई हैं और इनसे गलतियों से सबक लेना है आगे के लिए। निखिल भाई, मेरे राजकुमार सर से भी कह रहा था कि हमने कॉमेडी फिल्म से चर्चा शुरू की थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अचानक संजीव कुमार के रोल में आ गए राजकुमार सर। आंधी फिल्म ले आए बीच में, और आंधी आई भी बिल्कुल भारतीय क्रिकेट में। अगर हम देखें तो 2014 से हम लगातार इस आंधी को झेल रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। निखिल भाई भी लग रहा है थोड़ा एरोगेंस दिखा रहे हैं, आप बार बार गायब हो जा रहे हैं हमारी स्क्रीन से। तो इस एरोगेंस पे आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन राजकुमार सर, एक चीज तो है कि न्यूजीलैंड प्रिपेयर थी इस टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये वो कहानी बताई थी, बाद में वो सारी सोशल मीडिया पे आ गई कि काइले जेमिसन ने रेड बॉल करने से मना कर दिया था नेट्स पे विराट को। और ये दिखाता है कि ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, आरसीबी, अगर विराट चाहे तो आरसीबी के लिए आगे नहीं खेल सकते मैचेस, जब उन्होंने मना किया। लेकिन वो विराट ने बड़कपन दिखाया कि ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप रेड बॉल से ना डालें। और वो जो उसका फायदा था रेड बॉल ना खेलने का, वो नजर आया वहां पे, जिस तरह की गेंदबाजी जेमिसन ने की, और जिस तरह से विराट को सेटअप किया, मैं तो कहूंगा सेटअप किया उन्होंने। और सर, आपको लग रहा है कि एंडरसन ने जो कुछ कहानी की थी 2014 में, कुछ वही रिपीट करते हुए नजर आए जेमिसन, जिस तरह से प्रिपरेशन की थी खासतौर से विराट के अगेंस्ट उन्होंने? बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि मैं आपको बॉलिंग नहीं डालूंगा, रेड बॉल से बॉल नहीं डालूंगा, भले ही आप मेरे कप्तान हैं यहाँ पे आरसीबी में, लेकिन मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है और मैं आपके लिए जो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ा एग्जांपल है एक, मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू जेमिसन की, उन्होंने इतनी बड़ी बात की, इतना मतलब जिगरा दिखाया कहने का कि मैं अपने फ्रेंचाइजी को और उसको मना कर दूंगा। और प्रिपरेशन वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी की, आइडियल कंडीशंस थी उनके लिए और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। जानते थे कि कहाँ पर विराट कोहली को वो ट्रैप कर सकते हैं और वही उन्होंने किया। तो एक बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। कंट्री पहले आता है, फ्रेंचाइजी बाद में है। और भले आपका कप्तान आपको कह रहा है आप उसको मना कीजिए और आप अपना जो बेसिक जो आपका रोल है और जो आपने प्रिपरेशन आगे अपने कंट्री के लिए करनी है, तो वो उन्होंने की और बहुत अच्छे से ट्रैप भी किया। उन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप किया विराट को, पहली इनिंग में बाहर डालते रहे, फिर अंदर डाली, और सेकंड इनिंग में जब विराट को लग रहा था कि अंदर के लिए वो प्रिपेयर्ड रहे, एक बॉल थोड़ा सा शॉट डाल के उन्होंने उनको आउट किया। तो बहुत शानदार गेंदबाजी मैं कहूंगा जेमिसन की, इसमें कोई डाउट नहीं। राजकुमार सर, क्योंकि लंबे कद के गेंदबाजों पे यहाँ पे बात हो रही है, क्या वाकई एज अ कोच आप फील करते हैं, जिस हाइट से बॉल डिलीवर करते हैं, 6 फुट 8 इंच के हैं जेमिसन, जिस हाइट से वो बॉल डिलीवर करते हैं, ज्यादातर उनकी लेंथ तो शॉर्ट होनी चाहिए, लेकिन जिस लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी की है, खासतौर से साउथहैम्पटन में, जो इस तरह से एडजस्ट किया उन्होंने, क्योंकि उनका जो नेचुरल लेंथ है वो 3/4 पे ही डालते हैं, जो हमने देखा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉल को आगे पिच किया, गेंद को मूव करने दिया, वो दर्शाता है कि वो आने वाले टाइम में क्या कुछ कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। बहुत सिलेक्टिव एक तरह से कहा जाए, उनके पास पूल है फास्ट बॉलर्स का, और उनमें से सबसे प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर के तौर पे जेमिसन निकल के आ रहे हैं। और बरबस हमें लंबे कद के, अगर हम गेंदबाजों की बात करें, तो सबसे जो लंबे कद के गेंदबाजों की, जोएल गार्नर हो, या हम उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त है, जिस तरह से लंबे तेज गेंदबाज हमने देखे खासतौर से वेस्ट इंडीज के। ये लंबे कद के गेंदबाज क्या ज्यादा
परेशान करते हैं, आपको लग रहा है राजकुमार सर, खासतौर से इंडियन बैट्समैनों को? किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है जब आप इस हाइट से बॉल छोड़ी जाती है। मुझे आता है कि जब सुनील गावस्कर खेलते थे और जोएल गार्नर गेंदबाजी करते थे, तो आपकी एक ऑटोमेटिक आप बैकफुट में चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बॉल ऊपर आएगा। एज ए क्रिकेटर आप जानते हैं कि जब इतनी ऊपर से बॉल डिलीवर होता है तो बैट्समैन ऑटोमेटिकली थोड़ा पीछे जाता है, और जब वो कॉन्शियस रहता है कि नहीं मुझे आगे रहना और ऐसे में बॉल जब फ्लाई करता है तो वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और भारतीय बल्लेबाज क्योंकि थोड़ी शॉर्ट हाइट के भी हैं तो उन्हें और ज्यादा परेशानी होती है, और जब बाउंस मिलता है, उस स्टीप बाउंस मिलता है ऐसे फास्ट बॉलर्स को, बहुत इनको एडवांटेज है अपनी हाइट का। बिल्कुल, हमने कई फास्ट बॉलर देखे हैं, ब्रूस रीड भी जहन में आते हैं राजकुमार सर, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, यान बिशप, कॉर्टनी वॉल्श, एम्ब्रोज, लंबे तेज गेंदबाजों की फहरिस्त तो वैसे वेस्ट इंडीज में ज्यादा रही है, लेकिन सडनली जब दूसरी कंट्री में फास्ट बॉलर्स आते हैं लंबे, आप याद करें जिस तरह से पाकिस्तान में भी एक लंबे कद के तेज गेंदबाज आए थे, उन्होंने भी खासा परेशान किया था एक टाइम पे विराट, रोहित, इन सबको, आपको याद होगा। और चेयर पे खड़े होकर प्रैक्टिस की जा रही थी कि उनको कैसे खेला जाए। ये जो हाइट का प्रॉब्लम है, इसने ज्यादा परेशान कर दिया, या जेमिसन ने जिस तरह की लेंथ में बॉल डाली, ये सिर्फ विराट नहीं, बाकी के बल्लेबाजों को भी आउट किया उन्होंने। 5 विकेट पहली इनिंग में, 2 विकेट सेकेंड इनिंग्स में। और विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बहुत तारीफ भी की, और उनसे मजाक में पूछा गया कि आरसीबी के लिए तो बहुत अच्छे साइन है, तो विराट ने कहा भी कि हाँ बहुत अच्छे साइन है और बहुत फ्यूचर उनका ब्राइट लग रहा है। ये जो एडजस्टमेंट किया जेमिसन ने, जिस तरह बाकी के बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, ये क्या हाइट का मुद्दा है, या उन्होंने जिस तरह से एडजस्ट किया अपनी लेंथ को, वो एक बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं? उन्होंने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करके आए थे जेमिसन। एक्चुअली भारतीय बल्लेबाज या भारतीय टीम मैनेजमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा शायद थोड़ा सा लैग कर गए, कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया था सऊदी और ट्रेंट बोल्ट के लिए, इतना ज्यादा कंसंट्रेट जेमिसन पे नहीं किया, और उसी का भरपूर फायदा जेमिसन ने उठाया। क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि सऊदी बहुत खतरनाक होंगे, ट्रेंट बोल्ट नंबर 1 बॉलर है, वो उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, कहीं वहां पीछे से जेमिसन आए और उन्होंने सारी वाहवाही लूट ली, और वो फुल्ली डिजर्व करते हैं क्योंकि क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। निखिल भाई एक बार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निखिल भाई, हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि जेमिसन ने जिस तरह से परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को, विराट कोहली ही सिर्फ 1 विकेट नहीं थे, दरअसल उन्होंने तमाम जो दिग्गज हमारे बल्लेबाज थे उनको परेशान किया। अब क्या हम प्रिपेयर नहीं थे एक लंबे कद के तेज गेंदबाज के लिए? मैंने राजकुमार सर से पूछा, उन्होंने कहा कि नेट पे उन्होंने रेड बॉल डालने से मना कर दिया था विराट को। इस हद तक प्रिपरेशन कर रहे थे कि आईपीएल के दौरान भी उनके जहन में टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी। हमारे बल्लेबाजों के जहन में क्यों नहीं था कि हम 6 फुट 8 इंच के एक ऐसे तेज गेंदबाज को खेलेंगे जो एडजस्ट करने में माहिर है, अपनी लेंथ को एडजस्ट करेगा, और उनके हाथ में थोड़ा स्विंग भी नजर आया। निखिल भाई, क्या ये इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं थे हमारे बल्लेबाज? राजीव भाई, प्रिपरेशन तो देखिए आप सिर्फ एक सिंगल आदमी के लिए जरूर करते हैं। ट्रेंट बोल्ट और जहां टीम सऊदी की बात हो रही है, दबाव हर तरफ से बना हुआ था, और उनका दिन जो था ये टेस्ट मैच में जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, काइल जेमिसन, उनके हाथ से गेंद अच्छा निकल रहा था और अच्छे टप्पे पे, अच्छे लाइन पे, और मजे की बात जो है और सबसे जरूरी जो विकेट चटकाने के लिए जरूरी रहता है, बॉल कुछ ना कुछ हरकत कर रहा था, या हवा में कर रहा था या पिच होने के बाद हरकत कर रहा था। तो ये उनकी ताकत है। लंबे कद के गेंदबाज पहले भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेले, सब भारतीय बैट्समैन ने अच्छे अंदाज से उनको खेला है, उनके खिलाफ रन बनाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तैयारी आपकी रहती है। लेकिन लंबे कद का गेंदबाज और खतरनाक और असरदार होता है। आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर एक गेंदबाज का वो दिन है या वो टेस्ट मैच है, उसको काउंटर अटैक करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस कद से जब वो बॉल डालते हैं और बॉल लेट मूव होता है और या पिच होने के बाद सीम करता है, तो वो ज्यादा कहीं जो है वो दबाव डालता है। और सिर्फ काइल जेमिसन नहीं, अगर जेमिसन एक तरफ से दबाव बना रहे थे तो ट्रेंट बोल्ट, वैगनर, सऊदी ये मौके नहीं दे रहे थे भारतीय बैट्समैन को रन बनाने के लिए। तो आप कितनी देर तक डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे, कितनी देर तक डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे? वो पेशेंस गेम जो है ना, वो कहावत है ना, 2 लोग चाहिए डांस करने के लिए, टेक्स 2 टू टैंगो। तो बहुत जरूरी है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में दोनों छोर से जब दबाव रहता है तब आपको विकेट्स मिलती। मेरा मानना है कि जिस तरीके से हम तैयारी की बात कर रहे हैं, हमें पता था कि किस तरीके से आप ये टेस्ट मैच खेलेंगे,
जो अब दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली जो नए कोविड नॉर्म्स हैं वो एक नया नॉर्मल हो गया है। 14 दिन का क्वारंटीन, आप कमरे में बैठे रहते हैं। पहले यहाँ फ्लाइट में बैठने से पहले 7 दिन हार्ड क्वारंटीन, फिर इंग्लैंड में क्वारंटीन। तो ये मुश्किल समय है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंत में तो वहां देना चाहिए जहां वो जरूरी भी है। हम सब बोलते हैं न्यूज नहीं ज्यादा क्रिकेट वो खेला, क्योंकि आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं या अभ्यास मैचेस खेलते हैं, बतौर गेंदबाज आपको पता है इस मिट्टी पे मेरे को किस लेंथ पे बॉल डालना है, क्या लाइन पे बॉल डालना है, किस किस्म का उछाल है जब आप बैटिंग कर रहे हैं, या आप कौन कौन सी। चलिए, लग रहा है जेमिसन हमारे शो में भी आ रहे हैं, बीच बीच में हमारे एक्सपर्ट्स की आवाज बंद कर दे रहे हैं। राजकुमार जी, ये क्या एंडरसन की तरह जेमिसन फोबिया तो नहीं हो जाएगा हिंदुस्तान को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है? और क्योंकि अब इंडिया एक बड़ी मार्केट भी है, निश्चित रूप से नेक्स्ट ऑक्शन में एक बड़े डिमांडेड वो प्लेयर होंगे, लेकिन वो फोबिया जो क्रिएट किया था एंडरसन ने इंग्लैंड में, अब क्योंकि जेमिसन ने वही चीज कर दी है, क्या अब ये दोबारा से एंडरसन जेमिसन फोबिया तो नहीं काम करेगा भारत के खिलाफ? देखिए राजीव, उन कंडीशंस में बिल्कुल करेगा। अगर वो न्यूजीलैंड में खेलेंगे भारत के खिलाफ तो फिर वो भारत को बहुत तंग करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पता है रबर बाउंस मिलता है, स्टीप बाउंस मिलता है उनको, और जो हाइट है उसका एडवांटेज उनको रहेगा ही। इंग्लैंड में वो अगर खेलेंगे भारत के खिलाफ कभी तो भी वो तंग करेंगे, लेकिन अगर वही जेमिसन भारत में खेलेंगे तो आप देखिएगा वही हाल होगा जो एंडरसन का भारत में हुआ था, कि वो एक विकेट के लिए भी तरस गए थे भारतीय सीरीज में। तो डिपेंड करता है कंडीशंस का, वहां पे कंडीशन उनको बिल्कुल सूटेबल है। शानदार गेंदबाज हैं वो, इसमें कोई मैं जस्ट डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम कि वो एक शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन उनके लिए हेल्पफुल कंडीशंस भी थी और जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। लेकिन हाँ, इंडिया में जब वो खेलेंगे तो उन्हें और ज्यादा होमवर्क करना होगा। निखिल भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? और राजीव भाई, कहीं ना कहीं जिस तरीके से गेंदबाजी हो भी रही थी, वो बात मैं कंप्लीट कर दूं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, जब चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, आप अगर एक गेंदबाज के 6-6 गेंदें खेलते चले जाएंगे, मेडन ओवर खेलते चले जाएंगे, और गेंद जो है वो शरारत कर रहा है, तो एक गेंदबाज को, मैं आपको गेंदबाज के माइंडसेट से बता रहा हूँ, एक पूरा मौका मिलता है कि आप उस बैट्समैन का पूरा आकलन कर सकते हैं। एक तरीके से जो कहते हैं ना हम लोग, एक्सरे कर सकते हैं कि इसका पांव इतना हिल रहा है बाहर, या ये वाली गेंद जो आगे नहीं वो पीछे खेल रहा है, या पीछे वाली गेंद आगे खेल रहा है। तो मुझे बतौर गेंदबाज एक पूरा समय मिल जाता है इनको आउट करने के लिए। आप गेंदें खेल रहे हैं, सब जानते हैं बैटिंग करना एक थोड़ा सा मुश्किल है, और कुछ नहीं तो स्ट्राइक रोटेट करना आपको आना चाहिए। आप इतने अनुभवी बल्लेबाज हैं, दबाव है या जो भी है, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत रहती है। आप जब स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं, उसी का एक विपरीत हो जाता है। एक गेंदबाज सोचता है मैं इस बल्लेबाज को ये लाइन या ये लेंथ डाल रहा था, इस बैट्समैन के लिए ये लाइन और ये गुड लेंथ अच्छी थी, लेकिन दूसरे बैट्समैन को जब मैं डालता हूं तो वो गुड लेंथ एरिया बदल जाता है। हर बैट्समैन के लिए वो लाइन, वो गुड लेंथ एरिया बदल जाता है। आप जब तक ये इस किस्म खेल गेंदबाज के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर वो दिक्कतें पैदा होंगी। थोड़ा सा और स्ट्राइक रोटेट करके हम थोड़ा सा और दबाव बना सकते थे बॉलर्स के ऊपर। निखिल, डेफिनेटली मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके साथ। अगर आप स्ट्राइक नहीं रोटेट करेंगे तो बॉलर सारे एक्सपेरिमेंट करता है आपके ऊपर कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो वो हर तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा आपके साथ कि मैं आउट स्विंग भी ट्राई कर लेता हूँ, ये मार तो रहा ही नहीं है, और मैं इन स्विंग भी ट्राई करता हूँ, बाउंसर भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसको डर नहीं है कि आप उसको चौका मारोगे। और वहीं पर ऐसा सहवाग जैसा बल्लेबाज जो पहले ही 2 बॉलों में 2 चौके मारता है, तो गेंदबाज सोचता है कि मैं 4 बॉलें कहाँ डालूं, कैसे ये 4 बॉलें डाल के निकलूं इस ओवर से। तो कहीं ना कहीं भारत के जो बैटिंग थी वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ बिल्कुल भी, और स्ट्राइक अगर रोटेट होता, एक मैं इसमें उसको क्रेडिट देना चाहूंगा विलियमसन को भी कि उन्होंने शानदार फील्ड सेटलमेंट वो किया हुआ था, फील्ड पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी कि उन्होंने सिंगल नहीं लेने दिए भारतीय बल्लेबाजों को, और प्रेशर हमेशा बनाकर रखा। हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही शानदार फील्डिंग साइड है, कैचेस छोड़ने का कोई चांस ही नहीं था वहां से, फिर भी एक सऊदी से कैच छूटा, लेकिन अदरवाइज आप देखें बहुत शानदार फील्डिंग साइड है वो। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेशर रहा भारतीय बल्लेबाजों के दिमाग में कि हमें चीकी सिंगल्स नहीं भागने हैं कि क्योंकि वरना हम रन आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इंटेंशन हैड
हैज टू बी बेटर कि हम स्ट्राइक रोटेट करें या थोड़ा सा तो प्रेशर डालें गेंदबाज के ऊपर, तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बिना प्रेशर डाले तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कि बॉलर को आप अपने सिर पर बैठा रहे हैं कि आप बिल्कुल मार ही नहीं रहे हैं, तो बॉलर तो आपके सिर पर चढ़कर सारा कुछ आपको बिल्कुल एक्सरे करेगा, आपका आपको पूरा प्रेशर बनाएगा आपके ऊपर। देखिए, रनों की भूख तो होनी भी चाहिए और शुड बी ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स। वो बिजी प्लेयर है और रन बनाना चाहता है ज्यादा से ज्यादा वो, लेकिन अच्छी बात यह है विराट के साथ कि वो ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता है बीच में, खुद बैटिंग करना चाहता है, भले कोई भी गेंदबाज हो। अगर आप इंटेंशन देखें उसकी लास्ट बॉल पे तो कोशिश होती है कि मैं सिंगल लूं और अगले ओवर भी मैं ही खेलूं। तो वो एक जो भूख है वो बहुत अच्छी है और उसी भूख की वजह से मुझे लगता है कि वो वहां तक पहुंचा भी है। कि एक जो सेल्फ बिलीव है कि आई कैन डू दिस, वो विराट के अंदर बहुत ज्यादा है और कई बार वो आपको नुकसान भी पहुंचाता है, जैसा इस बार हुआ। बड़ा स्ट्रेंज था निखिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जिस तरह न्यूजीलैंड के गेंदबाज बनाना स्विंग कर रहे थे, लिटरली लेग स्टंप के बाहर से ऑफ स्टंप के बाहर और ऑफ स्टंप के बाहर से लेग स्टंप के बाहर, तो वो बहुत ही क्रेडिटेबल था, बहुत ही शानदार गेंदबाजी उन्होंने की। क्योंकि वो वहां निखिल वहां की कंडीशन से एक्लेमेटाइज हो चुके थे, बहुत तेज करने की कोशिश नहीं की। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा सा हिट करने की कोशिश की। लेंथ अगर आप देखें हमारा थोड़ा सा शॉर्ट था, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने वो गेंद को ऊपर डाला और गेंद को तैरने का मौका दिया। ड्यूक्स का बॉल हम सभी जानते हैं कि शुरू के 5-7 ओवर नहीं ज्यादा स्विंग करता, लेकिन एक बार उसका ऊपर का वो लेयर हट जाता है तो वो स्विंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जब देखा कि शुरू में गेंद स्विंग नहीं हो रहा है तो अपना लेंथ ही थोड़ा शॉर्ट कर लिया और वहां से फिर गेंद को आप स्विंग नहीं करा सकते हैं। वहीं पर शायद भारतीय गेंदबाजों से थोड़ी गलती हुई। बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैं जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड को प्रिपेयर करने का मौका मिला, उन्हें पता था कि हमें किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने वहां पर खाली नेट्स में बॉल डाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि एक नेट्स की गेंदबाजी और एक मैच की गेंदबाजी में बहुत फर्क होता है। जो आपको एक्सपीरियंस एक मैच में डालने से मिलता है, तो आपको पता होता है कि यहाँ पर विकेट्स किस तरह की हैं, कहाँ से बाउंस मिलेगा। शमी ने जरूर एक वही एक बॉलर लगे जो थ्रेटनिंग लगे या अच्छी लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी की। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद हमारी कोचिंग स्टाफ को भी बॉलर्स को समझाना चाहिए था कि और आप आगे डालिए, आप घबराइए नहीं ड्राइव खाने से। तो वहां पर थोड़ी सी कमी जरूर हुई है।
और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जो दोनों गेंदबाज थे, भले बुमराह या ईशान, दोनों ऐसे स्विंग वाले बॉलर नहीं है, वो थोड़ा हिट करके ही बॉल डालते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत थी एक स्विंग गेंदबाज की। भुवनेश्वर कुमार होते या इवन उमेश भी होते, तो उमेश बॉल स्विंग करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता था। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी बेस्ट 11 खिलाई थी, मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, हमारे स्टाइल ऑफ बॉलर्स थोड़ा डिफरेंट था, और वहीं पर न्यूजीलैंड के पास मिक्स था। उनके पास स्विंग बॉलर्स भी थे, उनको वैगनर थे जो हिट करके बॉल डाल रहे थे, जेमिसन थे जो 3 क्वार्टर से बॉल डाल रहे थे, कभी फिर बॉल स्विंग भी कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो न्यूजीलैंड का अटैक इंडिया से फार बेटर दिख रहा था। मैं वापस आ गया हूँ निखिल भाई। जेमिसन आ गया था हमारे शो में और मुझे भी खेलनी पड़ी कुछ गेंदें। इंटरनेट जेमिसन का रोल इसमें निभा रहा था हमारे शो में। राजकुमार सर, कुछ फैंस के सवाल आ रहे हैं आपके लिए। उसमें एक सवाल ये भी है कि विराट पिछले जो टेस्ट क्रिकेट में बड़े स्कोर्स नहीं बना पा रहे, उसके पीछे क्या एक बड़ी कमजोरी मान है कि रन्स के लिए ज्यादा जा रहे हैं, विकेट पे टाइम उतना स्पेंड नहीं कर पा रहे, ये एक रीजन आप देख रहे हैं? देखिए राजीव, मुझे अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं वो, क्योंकि exactly. मतलब और कोई बहुत ज्यादा स्टैंड आउट ऐसा नहीं कर रहा कि वो भाई आप खेलिए, मैं हूँ। कोई और ऐसा बल्लेबाज ऐसा नहीं करके दिखा रहा कि किसी ने 200-300 बना दिए हो टेस्ट क्रिकेट में और विराट पे प्रेशर ना आए। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है भारतीय क्रिकेट का, ऐसा होता आया है। सुनील गावस्कर के टाइम से हमने देखा है कि हम बहुत ज्यादा उन पे डिपेंडेंट होते थे, फिर सचिन आए तो हम सचिन पे ही डिपेंडेंट होते थे, और अब शायद वही प्रेशर विराट के ऊपर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भारतीय प्लेयर्स को, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा वो टैलेंट पूल है। भले आप रोहित को देख लें, पुजारा या अजिंक्य रहाणे, ये ऐसे बल्लेबाज हैं कि सेट होने पर 100-200 रन भी कर सकते हैं टेस्ट मैच में, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। तो विराट शायद जरूरत से ज्यादा प्रेशर ले रहा है और इसीलिए अपने नेचुरल गेम भी नहीं खेल रहा है, वरना वो इतनी बॉलें नहीं लेते हैं इतने रन बनाने के लिए। निखिल भाई, आपके लिए एक सवाल आया है। सुशील है हमारे फैन, उनका ये सवाल है और उनका ये कहना है कि विराट और पंत जैसे खिलाड़ी धोनी और कपिल पाजी को क्यों नहीं कॉल करते डे 3 डे 4 पे कि हमें क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि वो लेजेंड्स हैं और उनको कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हमारे सुशील, हमारे जो फैन जो हमारा देखते रहते हैं शोज, उनका ये सवाल है, उनके जहन में था कि हम क्यों नहीं लेजेंड से बात करते जब इस तरह की परिस्थिति या बड़े जो प्लेटफॉर्म है, फाइनल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो हमें उनसे क्यों नहीं बात करनी चाहिए? सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आपको एक चीज तो मैं बता दूं कि ऋषभ पंत तो मुझे पता है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ टच में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उनका खेलने का वो तरीका रहता है, उनका वो स्वभाव है। और रही बात विराट की, विराट भी कोई संकोच नहीं करते किसी भी लेजेंडरी खिलाड़ी से बात करने के लिए, चाहे वो सुनील गावस्कर हैं, चाहे वो कपिल देव साहब हैं, क्योंकि विराट का अगर आप हाव भाव भी देखते हैं या उनका एक स्वभाव है, वो अभी भी सीखना चाहता है कि कोई भी खिलाड़ी खेल से कभी बड़ा नहीं होता। आप हमेशा जब कोई एक मैच खेलने जाते हैं, आप हमेशा खेलते हैं कि ये उनका एक वो पहला मैच है, लेकिन जब समय मिलता है तो ये खिलाड़ी जरूर लेजेंड से बात करते हैं, उनका अनुभव अपने खेल में लाने की कोशिश करते हैं। जब ये लेजेंड्स अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो कुछ इसी अंदाज से रहता है। राजकुमार सर, एक सवाल आपके लिए भी है कि विराट और सनी भाई एक ही होटल में थे साउथहैम्पटन में, क्या विराट तक पहुंचना, विराट का गावस्कर तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि उनसे बात ना कर सके? क्या लेजेंड्स को कॉल करने में कोई दिक्कत होती है हमारे आज के युवा खिलाड़ियों को? बिल्कुल भी नहीं राजीव, बहुत रेस्पेक्ट है वो, और विराट हमेशा अपने सीनियर्स की बहुत रेस्पेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गावस्कर से नहीं पूछा होगा या सुनील गावस्कर ने उनको नहीं एडवाइस किया होगा, लेकिन रिजल्ट ऐसा आता है तो सभी फैंस को और सबको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हम मैच जीत जाते। तो इट इज अ कलेक्टिव थिंग। सभी हमारे एक्स क्रिकेटर्स बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और टाइम टू टाइम सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड हमेशा बताते रहते हैं कि इन कंडीशंस में आपको कैसे क्या करना है। तो जरूर उन्होंने एडवाइस भी किया होगा, विराट ने उनसे एडवाइस लिया भी होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आया, जिस वजह से सभी डिसअपॉइंटेड हैं। और मेरा यही, मैंने जैसे पहले भी कहा
कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड प्लेयर्स होते हैं जो वहां पर होते हैं, जो ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। फैंस तो बिल्कुल होते ही, हम भी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं देखकर कि मतलब हमारी टीम नहीं जीती, लेकिन प्लेयर्स को भी उतना ही दुख होता है जितना किसी भी फैन को होता है। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साउथहैम्पटन के मैदान पर बड़े मियां ने महफिल लूटी। अब इंतजार होगा कि छोटे मियां दोबारा से मैदान पर उतरे और बड़े मियां जब सामने आए तो उनको बताएं कि छोटे मियां भी मैदान पर क्या कुछ कर सकते हैं। बात विराट की कर रहे हो, विराट के जहन में रहता है। आप याद करें 2014 में एंडरसन ने जब बहुत बार आउट किया, तो 2018 में जब विराट इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने 593 रन बना दिए थे। तो ये बात जहन में होगी। और एंडरसन की तो खबर ले चुके हैं विराट, अब बहुत जल्द जेमिसन की खबर लेंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खेल नीति के साथ आप रोज जुड़ सकते हैं हमारे IVM के YouTube चैनल और फेसबुक पेज पे। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सुन सकते हैं अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो बहुत आराम से हमारा ये डिस्कशन सुन सकते हैं IVM ऐप पर। इसके अलावा IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल या IVM के अन्य पॉडकास्ट के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आप सुन सकते हैं हमारे खेल नीति के हर एपिसोड को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Sia. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Code and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shiva Mehta is back with the second season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.